संजीव बालियान साहब, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, क्या आपको लगता है यह आंदोलन भारतीय जनता पार्टी पर जाटलैंड में, यानी वो मुजफ्फरनगर की बेल्ट जिसने 2014, 2017 और फिर 2019 में भी आपको जिताया और बीजेपी को भी बढ़त वहां से दिलाई, लेकिन अब राकेश टिकैत ने, आरएलडी ने वहां पर आपकी नींव को हिला दिया है? जी नहीं, मुझे नींव हिलेगी या नहीं हिलेगी ये तो 2022 के चुनाव में पता लगेगा। लेकिन ये जरूर है कि किसान आंदोलन के बहाने, चाहे आरएलडी हो, कांग्रेस हो या सपा हो, ये अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को पाना चाहते हैं और समाज को तोड़ना चाहते हैं। हर गांव में तनाव पैदा करवाने का काम ये कर रहे हैं। इतना बढ़िया भाईचारा हमारे यहाँ था। सोरम गांव तो भाईचारे का प्रतीक है। सर्वखाप पंचायत का हेडक्वार्टर है सोरम गांव पूरे देश का। एक ऐसे गांव में जो सर्वखाप पंचायत का हेडक्वार्टर हो, वहाँ लोकदल के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो सुनियोजित षड्यंत्र रचा गया, और इसकी कड़ी कहीं ना कहीं ये भी जुड़ती है कि दिल्ली से शुरू हुआ, पहले से नेता मौजूद थे। और तीसरी बात देखिए, इसमें सांप्रदायिक एंगल डालने का प्रयास किया गया कि वहाँ मस्जिदों से अनाउंसमेंट हुआ कि संजीव बालियान का विरोध करो, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद मस्जिदों से ऐलान के बाद मुस्लिम ज़्यादा इकट्ठे होंगे, तो इसलिए ऐलान भी मस्जिदों से करवाया गया। तो हमारी ज़मीन तो कितनी खिसकी कितनी नहीं, ये 2022 में पता लगेगी। लेकिन जो सारे दल मिलकर भी हमारी ज़मीन नहीं खिसवा का पाए 2019 में, वो अब अलग अलग प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को डेंट पहुंचाया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि समाज को जोड़ने का काम करना चाहिए। मुद्दे, चाहे किसानों की अपने मुद्दे अपनी जगह है, हमारी राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जो ये लोग 13वीं के कार्यक्रम में इस तरह की हरकत कर रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, हर गांव में जो तनाव पैदा किया जा रहा है। आज एक बहुत बड़े नेता और पहुंचे हैं सोरम गांव में, आज सुबह सुबह उनका स्वागत किया है मुजफ्फरनगर की जनता ने। 1.25 साल बाद यहाँ से चुनाव लड़े थे, 1.25 साल वापस आए हैं। तो इससे पहले सोरम गांव वो गांव है जहां 2013 के दंगों में हत्याएं हुई थी। जी जी, बड़े ये भी हो सकता है बालियान साहब, ये जो किसान कानून आया है उसके चलते भारतीय जनता पार्टी अनपॉपुलर हो गई हो, जिस वजह से वहां पे, मैं मानता हूं, मैं आपकी बात से डिसएग्री नहीं करता। बात 13वीं का कार्यक्रम था, 13वीं के कार्यक्रम में निश्चित तौर पर जब किसी की शोक सभा में जाते तो इस तरह के अनर्गल राजनीति के काम नहीं होते, लेकिन हो सकता है कि विरोध होना शुरू हो गया हो, क्योंकि आपका विरोध 2 जगह और भी हुआ। देखिए, जी नहीं, मेरा 2 जगह बात हुई है। परसों में भैंसवाल गांव में था। ये भैंसवाल गांव बत्तीसा खाप के चौधरी देवीर सिंह के हमें गया था। वहां भी यही हुआ कि जब मैं उनके घर से उनसे मिलकर निकल रहा था तो समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी का घर, उनसे घर से छोड़ के 4 घर छोड़ के उनका घर है। समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी के भतीजे और भाई 10 से 12 लोग वहां खड़े हुए नारे लगाए। 10,000 की आबादी में 10 लोग आते हैं तो विरोध। सोरम गांव की 20,000 आबादी है, 20,000 आबादी में 5 लोग आते हैं लोकदल के तो विरोध। तो साहब, ऐसा तो हर कोई भी गांव नहीं है इस देश में जहां विभिन्न पार्टियों के लोग ना रहते हों। लेकिन भाईचारा खत्म करने का काम हम तो नहीं कर रहे, ये लोग कर रहे हैं। इनके लोग हर गांव में, मेरे कार्यकर्ता भी हैं, अगर मैं अपने कार्यकर्ताओं को इनका विरोध करो तो अलग बात है। ये किसान का चोला ओढ़ के कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं लोग। 2013 में जब सोरम गांव में हत्याएं हुई। लेकिन बालियान साहब, आप तो खुद महापंचायतों के साथ जुड़े हुए हैं और इस जाट बेल्ट के बड़े नेता भी माने जाते हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि कई महापंचायतें भी, उन महापंचायतों में किसान महापंचायत भी हुई, जाट महापंचायत भी हुई, उसमें कहा गया कि हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को किसी शादी में नहीं बुलाएंगे, किसी शोक सभा में नहीं बुलाएंगे, ये सब तक कहा गया। अब विपक्ष तो ये तक कह रहा है कि कई जगह बोर्ड लगा दिए गए हैं कि बीजेपी के नेता अलाउड नहीं है। देखिए, मैं मुजफ्फरनगर में हूं, 1 हफ्ते से हर जगह जा रहा हूं। किसी पार्टी का कोई कार्यकर्ता एक बोर्ड लगाएगा और थोड़ी देर में वहां से भाग जाएगा, तो ऐसे बोर्ड तो मैं हर गांव में लगवा दूंगा इस देश में। भारतीय जनता पार्टी से बड़ी कोई पार्टी नहीं है, हमारे गांव में लगवा सकते हैं। ये कार्यकर्ताओं के द्वारा किए गए कार्य हैं। वो कार्यकर्ता पहले से भी हमारे साथ नहीं थे तो आगे भी नहीं रहेंगे। वे अलग अलग पार्टियों के, अलग अलग विरोधी दलों के कार्यकर्ता हैं, लेकिन वे ऐसी हरकतों पर आ रहे हैं, ये चिंता की बात है। हम गरिमा के साथ राजनीति करना चाहते हैं, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। आज चौधरी साहब आए, मेरा क्षेत्र है, मेरा गांव है। चौधरी साहब 2013 में इसी सोरम गांव में जब हत्याएं हुई पूर्वालियान में, हमारे लोग मार दिए गए, केंद्र सरकार में मंत्री थे, जब तो सोरम नहीं आए। अगर सोरम में हाथापाई हुई तो दिल्ली से पहुंच गए। हम भी करा सकते थे काम, लेकिन हमने कदापि उचित नहीं समझा। बड़े नेता हैं, सीनियर हैं, हम उनका सबका सम्मान करते हैं। जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी पर पाबंदी लगाने की, मैं पहले भी कह चुका हूं कि चौधरी नरेश टिकैत ने जो बयान दिया था वो खाप चौधरी की हैसियत से नहीं दिया था।
वो किसान यूनियन की पंचायत में दिया था। और अगले दिन उन्होंने क्लेरिफाई भी कर दिया था। राकेश टिकैत जी ने दिल्ली से भी क्लेरिफाई किया कि नहीं, हमारी कोई मंशा नहीं है और सब लोग आ जा सकते हैं, सब सम्मान के साथ एक दूसरे की बात सुने, राकेश अपनी टिकैत बात की तो जनप्रतिनिधि तक पहुंचाई जाए। हो गई है। राकेश टिकैत तो अपने आप को बहुत बड़ा जाट नेता मानते हैं। उनको लगता है कि अभी तक तो वो कानून वापसी की बात करें, अभी तक उन्होंने गद्दी वापसी का राग छेड़ा नहीं, अगर छेड़ेंगे तो बड़ा बवाल हो जाएगा। उनको लगता है कि उनके इशारे पे सपा कांग्रेस सब चल रही है इस समय। आरएलडी की तो बात ही छोड़िए। देखिए, मैं अगर ऐसी बात है तो वो तो उनकी इच्छा है, और लोकतंत्र में सबकी इच्छाओं का सम्मान है। कोई भी राजनीतिक क्षेत्र में आ सकता है, कोई भी किसान क्षेत्र में काम कर सकता है, ये उनकी अपनी इच्छा है। मेरी टिप्पणी इस मामले में कम से कम उचित नहीं रहेगी, क्योंकि सबको अधिकार है, किसी को कुछ अधिकार है, लेकिन कुछ करना चाहता है तो स्वागत है। बतौर किसान नेता ही देख रहे हैं, लेकिन अब तो वो नेता बनने जा रहे हैं। हालांकि वो 2014 में भी चुनाव लड़े थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, आरएलडी के समर्थन से। उससे पहले भी चुनाव लड़े कांग्रेस के समर्थन से। लेकिन पॉइंट ये है कि वो कह रहे हैं कि उन्होंने एक बड़ा बयान दिया कि मैं गुजरात को आजाद कराना चाहता हूं। उनको लगता है गुजरात अभी तक आजाद ही नहीं है, ये भी उन्होंने बयान दिया। कहा मैं पूरे देश का भ्रमण करूंगा। देखिए, अगर वो ये बयान देते कि मैं गुजरात जैसा प्रदेश, उत्तर प्रदेश को बनवाने में सरकार का सहयोग करूंगा, तो मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करता। जो विकास गुजरात में, अगर वैसा विकास उत्तर प्रदेश में हो जाए तो क्या बात है। तो विकास के मॉडल के रूप में लेते तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता, और मैं भी उनके सुर में सुर मिलाता कि नहीं, उत्तर प्रदेश का भी इसी तरह से विकास होना चाहिए और किसान नेता भी इसमें सहयोग करेंगे, तो बल्ले बल्ले। तो उनका बयान इस तरह से आना चाहिए था, तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। लेकिन देखिए बालियान साहब, 2019 के आखिरी दौर में, जब आखिरी दौर का चुनाव प्रचार हो रहा था, तो वो आपके साथ थे, आपके साथ प्रचार कर रहे थे। लेकिन अब ऐसी क्या स्थिति बन गई कि आप उन्हें समझा नहीं पा रहे? क्योंकि आप एक कड़ी मान सकते हैं आपको सरकार के बीच में और इन नेताओं के बीच में। तो क्या बात है कि आप सरकार को भी नहीं समझा पा रहे कि कानून वापस ले लो, और इन्हें भी नहीं समझा पा रहे? देखिए, ऐसा नहीं कि चुनाव प्रचार राकेश टिकैत जी ने नहीं किया, चूंकि किसान यूनियन अराजनीतिक है मुख्य रूप से। जब से चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत थे, हमेशा अराजनीतिक रही है, लेकिन व्यक्तिगत संबंध मेरे बहुत अच्छे हैं। दूसरी बात यह है कि हम एक ही खाप के हैं, एक ही खाप को हमारे यहाँ परिवार माना जाता है, तो हम एक ही परिवार के हैं। राजनीतिक अलग अलग है, उनका काम, वो किसान आंदोलन में काम करते हैं, मैं राजनीतिक क्षेत्र में। वो संबंध, अब बिलों के ऊपर हमारे मतभेद हो सकते हैं, वो बिल चाहते हैं गलत है, मैं कहता हूं बिल अच्छे हैं। मेरी सरकार का पक्ष मैं जनता के बीच में रख रहा हूं, अपना पक्ष वो रख रहे हैं। बातचीत की संभावनाएं हमेशा खुली रहती हैं। मैं तो चाहता हूं उस मुद्दे का सकारात्मक हल हो, बातचीत से हल हो। पहले भी बातचीत हुई, मैं तो अपील करूंगा सबसे, एक बार फिर बातचीत की टेबल पे बैठें। और किसान, कहीं ना कहीं किसानों को हम बातचीत करके मनाना चाहते हैं। 3 महीने हो चुका आंदोलन को, शायद पहला आंदोलन होगा कि जिसमें मोदी जी के ये सोच है कि किसान अन्नदाता के ऊपर एक लाठी ना पड़े, कहीं एक तुनका नहीं टूटा। एक किसान को अपमानित करने का काम हमने नहीं किया, हमने किसान को सम्मान देने का काम किया है, और से सम्मान बातचीत करके इस आंदोलन की वापसी हम चाहते हैं। देखिए, प्रियंका गांधी भी महापंचायतों में जा रही है। वो कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी से सावधान रहना चाहिए, कहीं गोवर्धन ही ना बेच दें ये लोग। क्या आपको लगता है, आप बोलते हैं ये हेलीकॉप्टर नेता है, आप अक्सर ये बात को बोलते हैं ये हेलीकॉप्टर नेता है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, लेकिन ये हेलीकॉप्टर नेता अब जमीन पे उतर रहे हैं, आपकी जुबान से ये हेलीकॉप्टर नेता अब जमीन से उतर रहे हैं, देखिए, और आपको जमीन पे उतरने नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? देखिए जी, प्रियंका जी बहुत बड़े किसान की पत्नी हैं। रॉबर्ट वाड्रा जी देश के बड़े किसान हैं, देश के प्रति, किसानों के प्रति चिंतित होने का उनका हक है, क्योंकि इस देश में सबसे बड़े पैसे वाला किसान उनका पति रॉबर्ट वाड्रा है। ये हेलीकॉप्टर नेता मैं इसलिए कहता हूं कि जब समय आता है, जैसे गिद्ध घूमते हैं, ये इस तरह से घूमते रहते हैं, और जब समय आता है ये उतरेंगे, एक रैली करेंगे और भाग जाएंगे। जनता की समस्याओं से इन्हें कोई मतलब नहीं है। जितनी पार्टियों के नेता हैं, ये जमीन कितने ही प्रयास कर लो, संजीव बालियान आज भी जमीन पे रहेगा, लेकिन ये लोग रैली करने के बाद कभी जनता की तरफ पीछे मुड़ के ना आज तक नहीं देखा। इनका रैली, इनका भीड़ मिले, मंच सजा मिले, 1 घंटा भाषण दिया, हेलीकॉप्टर में वापस चले गए। इसी हेलीकॉप्टर नेता है, जनता की समस्याओं से कोई सरोकारी नेताओं को नहीं है। चौधरी साहब भी आपको दिल्ली के हेलीकॉप्टर नेता दिखते हैं, चौधरी अजीत सिंह? देखिए, मैं तो स्वागत करूंगा, मेरे सामने चुनाव लड़े थे, 1.25 साल बाद आज आए हैं मुजफ्फरनगर में। मैंने तो हमेशा कहा है कि वो बड़े नेता हैं, वो चौधरी चरण सिंह के पुत्र हैं। मैं तो आज भी कहा कि मैं जो लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं जयंत जी, वो चौधरी चरण सिंह के पौत्र हैं, उन्हें तो उनके नाम की वोट मिलेंगी। मैं तो, मेरे बाबा जी का नाम रिसाला था, रिसाल सिंह, रिसाला बोल देते हैं।
भाई मेरे बाबा के नाम की वोट तो मुझे नहीं मिलेंगे, मैं तो काम करूंगा जनता के बीच में तो मुझे वोट मिलेगी। काश मेरे बाबा भी बड़े नेता होते और मुझे भी दिल्ली में हेलीकॉप्टर में बैठ के घूमने का मौका मिलता और हाथ हिलाने से वोट मिलते। आप तंज भी कस रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, इस समय आपको लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस का फोकस है, जमीन और समाजवादी पार्टी और आरएलडी का तो फोकस रहता ही है, आपकी जमीन खिसक रही है, इसका डर है आपको, पॉलिटिकल डर? देखिए जमीन खिसकने का कोई डर नहीं है, काम करना स्वभाव में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे पहले भी काम करता हूं, अब और मेहनत कर रहा हूं, अपनी बात किसानों तक पहुंचा रहा हूं। और किसकी जमीन खिसकेगी किसकी नहीं, ये फैसला तो साफ जनता करेगी। ये फैसला ना संजीव बालियान कर सकता, ना कांग्रेस, ना सपा, ना आरएलडी। जब बहुत ज्यादा दूर नहीं है 2022, जब उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी जी के नेतृत्व में बनेगी और जब मोदी जी एक बार आएंगे ग्राउंड पे, तो अपने आप सब चीजें समझ में आ जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि मैं अभी जमीन खिसकना नहीं खिसकना बाद में करेंगे। आपने बोला मस्जिदों से अनाउंसमेंट हुई, उसके बाद विरोध में लोग जुट गए। क्या आपको लगता है आप इसको सांप्रदायिक एंगल दे रहे हैं? ये सवाल है मेरा। अगर मैं आपसे एक निवेदन करूं, आप रिपोर्ट ले लीजिए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, सोनम गांव में 5-6 मस्जिदें हैं, अगर मस्जिद से अनाउंसमेंट ना हुआ हो, अगर मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि निष्पक्ष जांच हो, लोकदल के नेताओं की कॉल डिटेल निकाली जाए दिल्ली से लेके यहां तक, और जो वे 5-6 लड़के थे उनकी कॉल डिटेल निकाली जाए, और मस्जिद में अनाउंसमेंट हुई या नहीं उठी, अगर मैं दोषी तो मुझे दंड दीजिए और वो दोषी तो उनको दंड दीजिए। मैं चैलेंज करता हूं, अगर मस्जिद से अनाउंसमेंट ना हुई हो तो संजीव बालियान राजनीति छोड़ देगा, आपके सामने कह रहा हूं। ठीक है संजीव बालियान, आपने स्पष्टता से बात करी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा के अंदर। थैंक यू सो मच संजीव बालियान, न्यूज़ 18 पर अपनी बात को रखने के लिए। अब मैं सीधा रुख करता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता का पवन खेड़ा। आपने केंद्रीय